नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देशी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विज्ञान के या किसी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करने में बिल्कुल कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लेकर आए हैं विज्ञान के, वो भी केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को, जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी है अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस इसको अंत तक देखना है। ये दो नंबर के बोर्ड एग्जाम में देकर जाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि 2020 NN सेट में पूछा गया क्वेश्चन आपके समक्ष हाजिर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि दिया गया पहला नंबर क्वेश्चन कि खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप परिभाषा दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर खनिज सबसे पहले दिया गया हेडिंग, कहा जा रहा है कि धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि जो धातु है उसके जो यौगिक है वो पृथ्वी के अंदर जो खानों में यानी धरती में, समझ रहे ना, जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर जो चीज़ें दिया जा रहा है यहाँ पर वो है अयस्क। अयस्क क्या है? तो अयस्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वह खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है अयस्क कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? या कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आप अगर पहले से याद रखें इस चीज़ को वैसे भी आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए ये बहुत ही ताज़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर के निम्न निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। देखिए ध्यान से, कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। तो यहाँ पर और सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉपर पैराइट, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, कॉपर पैराइट, राइट। इसको सूत्र जो होता है इसका वो CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको दिमाग में बनाए रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जैसे आए आप खटाक से लिख दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न जो है तीसरा नंबर है गन मेटल। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप पिस्टल देखे होंगे ना, बिल्कुल। तो गन मेटल की संरचना तथा उपयोग लिखिए। ठीक, दो चीज़ें पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है संरचना और साथ ही साथ क्या पूछा जा रहा है? उपयोग, राइट, बिल्कुल। तो गन मेटल की संरचना और उपयोग बताइए। तो चलिए इसमें क्या क्या मिले होते हैं ये चीज़ आपको बताना होगा। कैसे हम बताएंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि गन मेटल में क्या है? Cu यानी कॉपर जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 88% होता है, राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर Sn जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है? 10%। फिर Zn जो होता है वो 2% होता है। ठीक है, होता है, बिल्कुल। इस बात को आप बता देंगे। Cu 88%, Sn जो होता है 10% और Zn जो होता है 2% होता है। ठीक है, किसमें? गन मेटल में। आगे कह रहा है इसका उपयोग बंदूक बनाने, बिल्कुल देखिए ध्यान से, बंदूक बनाने। फिर कह रहा है हथियार, क्या? हथियार मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। बिल्कुल ईमानदारी से इस चीज़ को आप तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जैसे खड़ाक से लिखें। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आपको पसंद में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए होंगे तो, और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आज का क्या है आपका? तो कह रहा है कि देखिए फास्फर ब्रांच के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फर ब्रांच के उपयोग बताइए। वो भी कितना उपयोग? तो आपसे दो उपयोग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह देंगे रेडियो के एरियल तथा पुर्जे बनाने में। ठीक है, आपसे पूछा जाए जो चीज़ें रेडियो के एरियल, ठीक है, तो रेडियो के क्या बनाने में? एरियल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि फास्फर ब्रांच के दो उपयोग लिखिए, तो आप सीधा बताएंगे कि रेडियो के एरियल तथा क्या? पुर्जे बनाने में, राइट, बिल्कुल दिमाग में आपके रहना चाहिए चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पाँचवा नंबर आपका प्रश्न
देखिए ध्यान से देखिए, ये 5वां नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको देखना है। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न आ रहा है कि एल्यूमिनियम के 2 प्रमुख अयस्क के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, किसके कह रहा है? तो एल्यूमिनियम के। ठीक है, एल्यूमिनियम के क्या कह रहा है? प्रमुख 2 अयस्क के नाम। किसका? अयस्क के नाम, और साथ ही साथ क्या? सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर बॉक्साइट सीधा बात है, बॉक्साइट क्या है? तो इसका सूत्र क्या है? तो Al2O3 2H2O होता है। ठीक है, बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्रोयोलाइट। ठीक है, क्रोयोलाइट जो Na3 और AlF6 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना मतलब आप दिमाग में रखिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछा जाए खटाक से आप बताने का काम कीजिएगा। चलिए अगले नंबर चलते हैं, आधा दर्जन क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर का संगठन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Cu 50% होता है, Zn 35% होता है, Ni जो होता है 15% होता है। बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए आज का इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपको बता दें। तो यहाँ पर दिया रहा है कि अयस्क क्या होता है, फिर बाद में कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए, फिर कह रहा है इसके सूत्र भी बताइए। ठीक है, आपसे पूछा है, या अथवा में पूछा गया है कि कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए, फिर पूछा गया है कि कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों का नाम और सूत्र लिखिए। तो ये कुल मिला जुला के 2 साल बनकर के क्वेश्चन आ चुका है 2017 में भी, तो इसलिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले कॉपर के बारे में हम जान लेते हैं कि कॉपर होता क्या है। चलिए तो कॉपर के बारे में हम जानते हैं कि कॉपर है क्या। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अयस्क है। कह रहा है कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे खनिज कहते हैं। बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। कह रहा है कि धातु का अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसके डिफिनीशन को। फिर कह रहे हैं कॉपर के 2 प्रमुख उपयोग अयस्क क्या है, तो इस चीज़ को आप जानेंगे कैसे कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क क्या है। तो सबसे पहले कॉपर पाइराइट याद रखिएगा CuFeS2। ठीक है, फिर रूबी कॉपर, फिर इसको बता देंगे CO, फिर कह रहेंगे यहाँ पर टेनोराइड। ठीक, टेनोराइड CO, कॉपर ग्लांस ये Cu2S, फिर कह रहा है एजुराइट। ठीक है, मैकेलाइट, यानी 2 का पूछ रहा है, इसमें 5-6 दिया है, आपको 2 किसी भी हाल में तैयार रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता रहे हैं आपको 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, फिर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, फिर ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो ये सबका आंसर एक, सबका मालिक एक। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मरकरी। मेरे प्यारे बच्चों ये मरकरी है, आप दिमाग में रखिएगा कि ये क्या है, तो मरकरी है, मरकरी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, मरकरी ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, संकेत क्या है इसका, तो Hg है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिमाग में बन जाएगा Hg। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका आज का एकदम तरोताज़ा प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आसान, बिल्कुल। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पर दे रहा है बहुत सारे चीज़ें, सोडियम, ये सब कुछ दिया गया है। इस चीज़ को में से किसी को चीज़ों को याद रखिएगा। Na सोडियम हो गया आपका, Al लिथियम हो गया, और K पोटेशियम हो गया, फिर सिल्वर Ag हो गया, फिर ये सब का आंसर दे चुका है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में प्रयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, प्रयुक्त अवस्था में पाई जाती है या मुक्त अवस्था में, सॉरी यहाँ पर क्या है, मुक्त अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। तो यानी मुक्त अवस्था में सोना पाई जाती है, और क्या, साथ ही साथ प्लेटिनम। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, सोना और प्लेटिनम। ठीक, बिल्कुल। चलिए मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो आप बताइएगा सीधा कि सोना और क्या, प्लेटिनम। राइट, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको तैयार हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक, कह रहा है कि धातु को उसके ऑक्साइड से, किससे, उसके ऑक्साइड से क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दिमाग में रखिएगा, कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया, कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। इसमें मतलब कहने का मतलब उसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, यानी कुछ दिन तक अच्छी रहती है, टिकाऊ रहती है। यानी सोना का संक्षारण नहीं होता है, चांदी और कॉपर का भी नहीं होता है
समझ रहे हैं ना। ये सब के सब जो भी धातुएं हैं इसका संक्षारण नहीं होता है। आप जान भी रहे हैं कि जिस वस्तु की संक्षारण मतलब नहीं होती है वो कुछ महंगी कास्ट होती है उसकी, ठीक है। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोना जो है, फिर जो है चांदी है, आप देख ही पा रहे हैं चांदी, ये सब क्या है, सब धातुएं जो है वो महंगी होती है, उसकी संक्षारण क्या होती है तो नगण्य के बराबर होता है। फिर संक्षारण क्या है, यहाँ प्रश्न भी पूछ दिया है। सबसे पहले यहाँ दिया गया कि संक्षारण तो वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं इसको जंग लगना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। जंग लगता है तो आप देखते हैं कि संक्षारण होता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस दिमाग में बना रखिए गालक किसे कहते हैं, ठीक है। गालक क्या है तो अयस्क का प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए मिलाने जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी है अयस्क से दूर करने के लिए इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं अपद्रव्यों को दूर करने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले परिभाषा की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस दिमाग में बना रखिएगा इसको। यहाँ पर दे रहा है प्रश्न कि निस्तापन को परिभाषित करें। निस्तापन क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलाने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। समझ रहे ना, निस्तापन कहलाता है। यानी कोई सांद्रित अयस्क है उसको मान वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व जो हम गर्म करते हैं उसी को हम बोल देते हैं निस्तापन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूछा जा रहा है प्रश्न कि मिश्र धातुएं क्या हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धातुएं क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको 100% वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा आपको तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद से दबाकर इसका शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न आज का कि यहाँ पर दे रहा है कि आयरन के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखो। तो यहाँ पर आयरन का प्रमुख अयस्क का सूत्र क्या हो जाएगा, तो हेमेटाइट मेरे प्यारे बच्चों Fe2O3 होता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा क्या होता है, तो Fe2 क्या होता है, O3, ठीक है। दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा क्योंकि कभी भी बोल सकते हैं इसको। फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का देखिए ना Al2O3, यहाँ पर बॉक्साइट देख रहे हैं ना, बॉक्साइट होगा। यानी एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होगा वो बॉक्साइट होगा। Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, बिल्कुल दिमाग में रहे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टॉप 30 को लेकर हम हाजिर हैं आज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर फिर 14 आ रहा है, सॉरी इसको आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और 18 आ गया। बिल्कुल यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए 18 दे रहा है धातु कर्म क्या होता है, ठीक है। तो अयस्क के शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी जो अयस्क होगा उससे जो शुद्ध धातु प्राप्त होगा, शुद्ध धातु, उसी को हम बोलते हैं क्या, धातु कर्म कहते हैं। फिर यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न दे रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल 24 कैरेट का होता है, ठीक है। हमेशा 4 कैरेट का होता है, क्या कैरेट का होता है, क्या सोना, ठीक है। 24 कैरेट का, बिल्कुल दिमाग में रहे बात। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सिनेबार। सिनेबार क्या है, ठीक है। सिनेबार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिनेबार लेड शीशा का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र होता है HgS होता है। क्या होता है, HgS होता है। बिल्कुल दिमाग में रहे बात। अगला बढ़ते हैं आगे। अगला दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक द्रव धातु तथा अधातु का नाम लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि द्रव धातु क्या है, तो पारा है, ठीक है। इसको Hg लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Hg। मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा। फिर आपका द्रव धातु में जो आता है वो क्या है, ब्रोमीन है मेरे प्यारे बच्चों। इसको Br से प्रदर्शित करते हैं, दिमाग में रहे ये बात, एकदम खोपड़ी में बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जिनमें से भंगुरता तथा तन्यता दोनों गुण हो। यानी कार्बन में भंगुरता और तन्यता दोनों होता है, फास्फोरस में भी होता है। तो दिमाग में रहे कि कार्बन है, क्या है, कार्बन और क्या है, फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बना रहे, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर दे रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनिकीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो लोहे से बनी वस्तुओं को पर जिंक की एक पतली चादर चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनिकीकरण कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में ये बना रहे हैं कि लोहे से बनी वस्तुओं पर क्या करते हैं, जिंक की एक पतली चादर चढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिकीकरण। फिर आगे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि किसी एक धातुमल का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे के धातु से प्राप्त धातुमल है कैल्शियम सिलिकेट। इसका सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो CaSiO3, Ca समझ रहे ना, CaSi क्या O3, बस ये O3 हो जाएगा, दिमाग में बना रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बस थोड़ा सा देर में ख़त्म। यहाँ पर आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं, तो किसी पदार्थ के हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तन हो जाने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातु आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, तो यानी पीट कर छोटा चादर बना दें उसको पतले चादर के रूप में किसी धातु को, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अत्यधिक आघातवर्धक धातुओं के नाम बताइए। ठीक है, तो सोना जो है वो बहुत पतला हो सकता है, चांदी जो है वो बहुत पतला हो सकता है, इसी को हम बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न 27 नंबर की ओर। प्राचीन काल में मानव को ज्ञात धातुओं के नाम बताइए। ठीक है, प्राचीन काल में क्या क्या मालूम था, सोना था मालूम, फिर चांदी था मालूम, तांबा था, फिर टीन था, फिर लोहा था, फिर शीशा था, फिर पारा था, फिर एंटीमनी था, फिर ये सब के सब क्या थे, ज्ञात थे। ठीक है, ये दिमाग में आपके रहे। ठीक, 28 नंबर, कौन सी धातु सामान्यतः पर द्रव अवस्था में होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये Hg है जो हमेशा क्या होती है, तो रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बढ़ा ले आगे ताकि दिक्कत ना हो सके आपको और आप लिख सकें। ठीक है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा परिष्कृत किए जाने वाले 3 धातुओं का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ तांबा है, फिर क्या है, चांदी है, ये विद्युत से होता है इसका परिष्करण, फिर टीन है। ठीक है, दिमाग में रहे ये बात, खोपड़ी में रहे, माइंड में रहे। ठीक है, आगे दे रहा है कि कौन सी धातु सल्फाइड अपने ऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर धातु बनाता है, अवक्रिया लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अवक्रिया भी दिया गया है कि तांबा जो है CuS और 2CuO से मिलकर के बनता है 6Cu + SO2। ठीक है, ये मतलब बनता है। ठीक, दिमाग में रहे ये बात, खोपड़ी में रहे। चलिए हम देख रहे हैं वक्त हो गया है एक ब्रेक के लिए, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक्स।